बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में वीडियो में मैंने अर्ज़ किया था कि तफसील से आपसे बात होगी कि किस तरह अब इस हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, अवाम के ख़िलाफ़ गए, तमाम इक़दामात अपनी ज़ात के लिए किए और अब हमारे दोस्त ममालिक को भी नाराज़ कर दिया है, वो भी इनसे खुश नहीं हैं। ये मैं आपको बड़ी अहम ख़बर देने जा रहा हूँ। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो इल्ज़ामात ये हुकूमत लगाती थी, ये मौजूदा रजीम लगाती थी कि इमरान खान को हमने हटाना है। क्यों? सबसे पहले इन्होंने जो प्रोपेगेंडा शुरू किया था वो था जी महंगाई का। याद है, ये लॉन्ग मार्च करते थे जी, महंगाई के खिलाफ मार्च हैं। बिलावल साहब भी निकले हुए थे, मरीम साहबा निकली हुई थी, उस वक्त फजल रहमान साहब भी साथ थे। और उसके बाद तारीख की बदतरीन महंगाई इन लोगों ने की है। 2.25 साल हो गए हैं अब, यानी अप्रैल में, अभी नवंबर का महीना है और आप देखिए कि 3-4 माह रह गए ज़्यादा से ज़्यादा, तो 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे मौजूदा सेटअप को, इस गलीज बदबूदार निज़ाम को, जिसके हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ अपनी याशियों में लगे हुए हैं और आवाम के लिए कुछ नहीं किया। अब IMF का वक्त भी आया हुआ है, बड़ा कुछ हो रहा है, मगर आप ये देखिए कि चीन के सदर ने 3 नवंबर को खत लिखा है। चीन के सदर ने, जब से पाकिस्तान बना है सबसे ज्यादा मिसाली ताल्लुकात बताए जाते हैं पाकिस्तान के चीन के साथ हैं। और अब वाहिद हमारा दोस्त हम कह सकते हैं खित्ते में वही रह गया है। अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, ईरान से हमारे ताल्लुकात मिसाली नहीं, भारत से तो वैसे ही जाहिर है कि भारत तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई चीज़ ही नहीं छोड़ता। अभी आप देखिए कि क्रिकेट में भी चैंपियंस ट्रॉफी है तो जी, वो उसमें भी टीम नहीं आएगी जी, पाकिस्तान नहीं आएगी, तो भारत तो कोई मौका नहीं जाने देता पाकिस्तान के खिलाफ। बाकी आप देखिए रूस के साथ तो उस तरह से नहीं, क्योंकि हमने हमेशा अमेरिका का साथ दिया, तो वो भी बात नहीं है। तो आलमी सतह पर भी अगर देखें तो चीन से ज़्यादा हमारा अच्छा कोई दोस्त नहीं था। ये कहते थे जी इमरान खान ने CPEC को ब्रेक लगा दी। अच्छा, चीन की तरफ से कई दफ़ा बयान आया कि झूठ बोलते हैं। अभी हाल ही में इसहाक डार साहब ने बोंगी मारी कि जी देखें वो चीन के बंदे भी मर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो पाकिस्तान से नहीं जा रहे, इस तरह की उन्होंने बात कर दी। तो दोबारा चीनी सफीर उस तकरीब में आकर बोले, वरना ये होता नहीं है, एक दफ़ा बात करके वो चले गए हुए थे। इसहाक डार ने ऐसी बोंगी मारी, कहने को वो नायब वज़ीर आज़म भी हैं, वज़ीर ख़ारजा भी हैं। दोबारा चीनी सफीर उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं, हमारे बड़े कंसर्न हैं। अब सदर जरदारी साहब ने दौरा करना था चीन का, और अब चीन के सदर का खत आया है और इफ्तिखार इश्तियाज़ डॉन के ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने ये खबर दी है, उनका वीलॉग मौजूद है। वो कहते हैं कि जी उसमें एक तो खैरियत वगैरह तो मालूम की गई और जो रस्मी बातें होती हैं, लेकिन अंदर की बात यह है, अंदर की खबर यह है कि उसमें यह कहा गया कि आप आने की तकलीफ ना करें जरदारी साहब, अब दौरा ना कीजिएगा चीन का, क्योंकि कोई बात तो है ही नहीं सब्सटेंशियल, कोई अहम बात के वो एक खामखा का दौरा होगा, कुछ भी नहीं है। अभी चीनी वज़ीर आज़म जब पाकिस्तान आए, शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उनकी आमद तो लाइव दिखाई गई, बड़ा जनाब ये वो सारा कुछ, लेकिन जब वो जाने को उनका जी कोई ज़्यादा कवरेज नहीं देनी आपने। यानी एक सर्द महरी आ चुकी है चीन के साथ ताल्लुकात में, ऐसा कभी नहीं था पाकिस्तान की तारीख में। और तो और शहबाज शरीफ बजाय उनको सी ऑफ करने के, चीन के वज़ीर आज़म को 26वीं आईनी तरमीम के लिए मुलाकातें कर रहे थे उस वक्त नवाज शरीफ और फजलुर रहमान और जरदारी साहब और ये सारे मिलकर, ये तो हाल था। तो अब IMF के साथ मुआहिदा भी कर लिया कि 2035 तक हम सारा कुछ रोल बैक कर देंगे, जो CPEC के तहत इकोनॉमिक जोन्स हैं, वहाँ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं और उनके लिए जो मराहत हैं वो सब ख़त्म कर देंगे। तो आप सोचिएगा क्या चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सिक्योरिटी का कंसर्न अपनी जगह है, दीगर कंसर्न्स भी उनके हैं। तो ये एक तो बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि चीन के सदर का इस तरह से ख़त लिखना और ये बात करना कि आगे है कुछ नहीं, बस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही हुए हैं। फिर वो गवादर का यहीं पर एक वर्चुअल इफ्तिताह हुआ एयरपोर्ट और इस तरह की चीज़ें हुई, कोई ख़ास बात ही नहीं आ सकी। अभी सऊदी अरब जाते हैं तो आप खुद देखिए कि वहाँ भी बस यही होता है, MOUs, वादे वईद के आगे, हाँ जी इन्वेस्टमेंट हम बढ़ा रहे हैं, फलां हो रहा है। वो कब से हम सुन रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट उस तरह की नहीं हो रही। अमेरिका के साथ तो आप छोड़ ही दीजिए, अब तो ट्रंप आ गए हैं, और मियाँ नवाज शरीफ साहब अमेरिका जिसलिए गए थे वहाँ भी उनको मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि ये गए थे कि अच्छा वहाँ जा रहा हूँ नवाज शरीफ साहब के जी, मैं वज़ीर आज़म रहा हूँ, वहाँ कोई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों से मुलाकात हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। किसी ने घास ही नहीं डाली, कुछ भी नहीं हो सका। और यहाँ पर तहरीक इंसाफ के लोगों को, जुल्फी बुखारी वगैरह दीगर लोगों के, या अमेरिका में जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, ओहदेदार हैं, उनके बराह रास्त ताल्लुकात हैं ट्रंप की फैमिली से। ये हाल है। तो मियाँ साहब वहाँ गए थे, वो भी फारिग हो गया काम, अब बाप बेटी जनीवा में हैं और वहाँ पर अब ये तय कर रहे हैं कि करना क्या है। वहाँ चीफ सेक्रेटरी भी सारे लोग वहाँ पर गए हैं, मरीम औरंगजेब साहब अभी यहाँ स्मोक से लोग मर रहे हैं। अब आप ये देखें कि यानी कम ही लोगों को मरीम साहब ने इतने इंटरव्यूज़ दिए होंगे जितने मंसूर अली खान साहब को दिए। ख़ास तौर पर आपने देखा वो बड़ा मशहूर हुआ जो उनका एक इंटरव्यू था जिसमें कुछ हिस्से उसके बाद में
जो कट किए गए थे वो भी सामने आ गए, और मनीम साहब कहते मुझे तो पता ही नहीं गाड़ी कौन सी लीगल है कौन सी इलीगल है, तोशाखाना से हमने क्या क्या लिया है कोई नहीं, मुझे नहीं पता, और ये वो निकाल दें, ये कर दें, वो कर दें। अब मंसूर अली खान साहब ने अपने लाइव प्रोग्राम में टेलीविज़न के कहा है कि मरीम साहबा को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, उनको साइड पर हो जाना चाहिए, अगर उनकी सेहत इजाज़त ही नहीं देती है। कहा जा रहा है उनकी सेहत ख़राब है, वो जिनीवा इलाज के लिए गई हैं, फिर पहले कुछ खबरें ये आई मुस्तरद लोगों ने दी कि उनको इब्तदाई अलामात कैंसर के हैं, लेकिन दूसरी तरफ से फिर ये कहा गया कि नहीं, उनके करीबी ज़रा कह रहे हैं नहीं उनको बस वैसे ही गले का कोई मसला है, इन्फेक्शन है और उसके लिए वो गई हैं। तो जो भी है, अगर उनकी सेहत इजाज़त नहीं तो इस्तीफ़ा दें, साइड पर हो जाएं। वैसे भी वो ना अपने कारकुनों से मिलती हैं, ना किसी एमपीए से मिलती हैं, उनके अपने लोग खुश नहीं हैं। कोई एमपीए बैठकर किसी महफिल में कहता है कि जी हम तो सिर्फ जनाजों में जाते हैं ताकि लोग गालियां ना दें, और किसी जगह पर जा नहीं सकते, जनाजों में कम से कम वो कहते हैं कोई हयाश कर लो यार, जनाजा है, ऐसा मौका है, ये नून लीग वालों को गालियां ना निकालो, वरना तो एमपीए सब जा नहीं सकते कहीं अवाम में। तो ये सुनिए मंसूर साहब की बात। सॉरी टू से दिस इख्तियार साहब, सॉरी टू से मरियम नवाज साहिबा, अल्लाह उन्हें सेहत दे, मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, बट इफ शी इज नॉट फिट इनफ, अगर उनकी सेहत इस वक्त इजाजत उन्हें नहीं देती तो फिर उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए, उनकी जगह किसी और को आप ले आइए, उनको ये पोर्टफोलियो दे दीजिए। यानी नून लीग वाले इसलिए कह रहे हैं कि जी वो साइड पर हैं या मसरूफ हैं, नज़र नहीं आ रही, इस वक्त सबसे बड़ा मसला स्मोक का बना हुआ है, जो भी, तो फिर ज़रूर यानी इक़्तिदार की कुर्सी पर ज़रूर रहना है, क्योंकि वो अपना ख़ानदानी हक़ समझती हैं कि जी हमारे अलावा तो कोई इक़्तिदार में आ ही नहीं सकता, कोई आगे भी नहीं आ सकता। तो ये अब बातें होने लगी हैं। काजी फाइसा साहब जो हैं वो चूँकि इस मौजूदा निज़ाम के सबसे बड़े गारंटर थे, तो अब ये भी खबरें आ रही हैं कि उनको इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पर लगाने का सोचा जा रहा है, और सिकंदर सुल्तान राजा को शायद कहीं और किया जाएगा, क्योंकि ये वो लोग थे जो इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, और ये जो गंदा बदबूदार निज़ाम इस वक्त मुल्क में राइज है, इसको सपोर्ट करने में इनका बड़ा किरदार है। पूरी दुनिया को पता है कि इलेक्शन रिग हुए, और उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का किरदार सबके सामने। फिर अब उनको हटाकर उनसे भी आगे काजी फैसा को लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इतना आसान नहीं, क्योंकि इसमें अपोजिशन और हुकूमती वोट बराबर होते हैं। बहरहाल देखते हैं क्या होता है, लेकिन हुकूमत की कोशिश है कि काजी फैसा साहब के साथ जो कुछ हो चुका है और जो भी आगे होना है, तो उनको कोई ना कोई सरकारी होता तो दे दिया जाए, क्योंकि बरतानिया में जो हुआ उस पर इन्होंने बड़ा कुछ किया, पाकिस्तान की वजारतों ने लिखा, फॉरेन ऑफिस को लिखा, बरतानिया को लिखा, बड़ा कुछ किया। स्कॉटलैंड यार्ड को कह रहे हैं, स्कॉटलैंड यार्ड आगे उस इलाके के स्टेशन से पूछ रही है, वो कहते जी कोई हमला ही नहीं हुआ, ना तो हमारे पास कोई दरखास्त आई है कि जी हमला हुआ है काजी फैसा पर, कोई साबिक चीफ जस्टिस पर। पहली बात यह कि तो कोई दरखास्त नहीं है। दूसरा यह कि ऐसा कोई वाकई नहीं हुआ, तो एहतजाज जरूर हुआ था, कोई हमला हो गया, फलां हो गया, कोई चक्कर ही नहीं, वहां भी उनको मुंह की खानी पड़ी है। तो ये भी खबरें आ रही हैं। बाकी जनाब इदारों का हाल यह है कि नादरा से 27 लाख, कोई 1-2 लाख या चंद हज़ार नहीं, नादरा से 27 लाख पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड चोरी हो गया। चेयरमैन नादरा का कौमी असम्बली की कायम कमेटी की राय दाखिला के सामने इंकशाफ। अंदाजा लगाइए, आपका और मेरा डाटा कोई महफूज नहीं है। फिर और इदारे की सुन लीजिए जो प्राइवेटाइज हो नहीं पा रहा। पीआईए के बाकमाल हुकाम का लाजवाब कारनामा, जद्दा से कराची आने वाली पीआईए की परवाज 100 से ज्यादा मुसाफिरों का सामान जद्दा एयरपोर्ट पर छोड़ आई। आपका सामान कल आएगा, जहाज में जगह ही नहीं थी। पीआईए अमला, क्या बात है जी, ये हाल है। फिर अब सुप्रीम कोर्ट में भी हलचल मची हुई है। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में दूसरी नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। 21 अक्टूबर 2024 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है, क्योंकि काजी फैसा 25 को रिटायर हुए, जाने से पहले 21 अक्टूबर को उन्होंने यह किया कि जो बल्ला छीनने का फैसला था, दोबारा उसको सुनकर दोबारा कह दिया जी मेरा फैसला ठीक था, जबकि फुल कोर्ट ने कहा कि जी उसमें यह आया कि जी बल्ला छीनने के जो इंटरप्रिटेशन की इलेक्शन कमीशन ने गलत थी और मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। बाकी जनाब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जिस तरह गिरफ्तार किया गया था, मैंने उसी वक्त कह दिया था लेने के देने पड़ जाएंगे। असद कैसर को गिरफ्तार किया गया, उमर अयूब को किया गया, इनको हिरासत में लिया गया। साहबजादा हामिद रजा थे, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली थे, और शिबली फराज थे, तो उनको फिर चौकी लिया गया, हिरासत में रखा गया और रिहा कर दिया गया। उस पर असद कैसर ने कहा है कि जो हमें जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है इसका रद्दमल आएगा, इसका हम रिएक्शन देंगे और इन लोगों को भुगतना पड़ेगा जो इन्होंने किया है। तो इस पर उन्होंने कहा है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। तो बहरहाल वो मीडिया से ज़्यादा उन्होंने बात नहीं की कि जी कहा गया दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी थी, फलां था, ये था, वो था, तो उनको फिर वहाँ से जाने दिया गया। इसके अलावा अब कहा जा रहा है जी जनाब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, आपकी सरबराही में अदलिया इतनी बेवकत हो चुकी है कि लीडर ऑफ अपोजिशन नेशनल असम्बली, लीडर ऑफ सेनेट अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट, पंजाब असम्बली समेत दीगर पीटीआई रहनुमा अडयाला जेल अदालती हुक्म के बाद मुलाकात के लिए गए। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी में गिरफ्तार कर लिए गए। 2 लोग तो जुडिशल कमीशन के रुकन भी हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। तो
अब अदालतों के फैसले हैं, हुकूमत कहती है जूते की नोक पर, कोई कांस्टेबल भी इनको उड़ा के रख सकता है, कोई जेलर भी इनको उड़ा के सकता है, कोई बुक्कत नहीं रही, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या कोई और जज हो, हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, कांस्टेबल भी इसको कुछ नहीं समझता, उनको पता है कि इनकी कोई हैसियत ही नहीं रही। जो तरामीम कर दी गई है उसके बाद कोई ज़रूरत ही नहीं है इनके किसी भी फैसले पर अमल करने की। 14 नवंबर से जनाब आईनी बेंच शुरू कर रहा है हेयरिंग और पुराने केसेस को पहले देखेगा। मजाक बन गया है मुल्क में। अखराजात कम करो या फिर 190 अरब के मजीद टैक्स लगाओ। IMF ने पाकिस्तानी हुकूमत को आगाह कर दिया, मुज़ाकरात जारी हैं, पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने की भी तजवीज़ है। तो एक मिनी बजट आ रहा है और टैक्सेस मजीद लगाए जाएंगे, ये कन्फर्म हो रहा है और इसके अलावा कोई हल नहीं, क्योंकि इन्होंने अखराजात कोई कम नहीं करने। ये सिर्फ बहानेबाजी हैं, अगर दिखाते भी हैं वज़ाहिर तो वो दिखाने के लिए होते हैं, असल में इमारात अपनी बढ़ाते चले जाते हैं। और ये जनाब इस वक्त मुल्क के हालात बन चुके हैं, सूरत हाल ये है। अभी देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन नज़र आ रहा है कि हुकूमत और IMF के दरमियान जो मामला चल रहे हैं इसमें सारा के सारा बोझ अवाम पर आना ही आना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।